मेरा नाम सीमा है और मेरी उम्र अब 34 साल हो चुकी है। जिंदगी के उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां लड़कियों के लिए रिश्तों की राह धीरे धीरे बंद होने लगती है। मैं भी अब उसी दौर से गुजर रही थी, इसलिए अब अगर कोई रिश्ता आता तो मैं उसे गंभीरता से सोचने को तैयार थी। मगर उस दिन मुझ पर जैसे वज्रपात हो गया जब मम्मी मेरे पास आई और बोली, सीमा, तुम्हारे लिए एक लड़का है। उम्र में तुमसे बस 2 साल बड़ा है। मैं थोड़ा उत्साहित हुई, पर अगले ही पल उन्होंने जो कहा उससे मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि उस लड़के की पहले 3 शादियां हो चुकी हैं और तीनों पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं। ये सुनकर मेरे भीतर एक तूफान सा उठ गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी माँ मेरे लिए ऐसा रिश्ता सुझाएंगी। एक ऐसा आदमी जो 3 बार शादी में असफल हो चुका है, वह किसी औरत को कैसे खुश रख पाएगा। मैं सवालों में उलझी ही थी कि मम्मी ने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरी सोच रुक गई। उन्होंने गंभीरता से मेरी आंखों में देखा और बोली, तुम ये तो पूछो कि आखिर क्यों हुआ 3 बार तलाक। उसकी कहानी जाने बिना उसे गलत कैसे मान सकती हो। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी मम्मी की ओर देखने लगी। जैसे उन्होंने मेरे मन की चुप्पी पढ़ ली हो, खुद ही बोलने लगी। सीमा, मम्मी ने धीमी आवाज में कहा, वो लड़का घर में अकेला है। न कोई भाई है न बहन, सिर्फ एक बुजुर्ग पिता है जिनकी उम्र अब 58 के पार है। वो बेचारा बाप सिर्फ अपने बेटे की भलाई चाहता है, मगर किस्मत ऐसी कि जब भी कोई बहू उस घर में कदम रखती है, कुछ ही वक्त में रिश्ता टूट जाता है और वो लड़की तलाक लेकर चली जाती है। मम्मी की आंखों में उस बूढ़े आदमी के लिए एक अजीब सी हमदर्दी थी। सोचो बेटा, उन्होंने आगे कहा, उसका बेटा अपनी माँ और बहनों को पहले ही खो चुका है। अब उसके लिए उसका बाप ही सब कुछ है। वह उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। यही वजह रही कि हर बार जब उसकी पत्नियां उस बूढ़े पर उंगलियां उठाने लगी, रिश्ते में दरार आ गई। मम्मी कुछ पल के लिए रुकी, फिर मेरा हाथ थामते हुए बोली, मैं तो कहती हूँ, अगर तुम उस बुजुर्ग को अपने पापा की तरह अपनाओ, उसकी सेवा संभाल करो, तो तुम्हारे लिए उस घर में इज्जत खुद ब खुद बन जाएगी। और फिर तुम देखना, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कितनी शांत और सुखमय होगी। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए आखिरी बात कही, जो मेरे दिल को चीर गई, सीमा, अब तुम्हारी उम्र वैसी नहीं रही कि हर रोज नए रिश्ते आएं। समय बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए जब कोई सच्चा मौका मिले तो उसे सोच समझकर अपनाना ही समझदारी है। और वैसे भी तुम तो शुरू से ही अपने पिताजी की सेवा में लगी रही हो, ये काम तुम्हारे लिए नया नहीं है। मम्मी की बातें सुनकर मेरे दिल पर जैसे बोझ सा आ गया। उनका हर शब्द मेरे भीतर निराशा की चुप्पी भर गया था। मेरे चेहरे की रौनक जैसे पल भर में ही उड़ गई थी। मैं सोच में पड़ गई, क्या किसी बुजुर्ग ससुर की वजह से कोई रिश्ता इस हद तक टूट सकता है। अगर ये इल्जाम किसी सास पर होता तो शायद समझ में आता, लेकिन एक पिता की उम्र के आदमी पर उंगली उठना मेरे लिए समझ पाना मुश्किल था। फिर भी मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद आज की लड़कियों में सहन शक्ति कम होती जा रही है। हो सकता है उस घर में अकेलेपन और सूनापन के बीच वो बूढ़े अंकल की कोई बात चुप गई हो। जब कोई और बातचीत का साथी न हो तो छोटी छोटी बातें भी मन को भारी लगने लगती हैं। शायद ऐसी ही किसी बात ने नाजुक रिश्ते को तलाक तक पहुंचा दिया हो। मैं इसे जितना हल्के में ले रही थी, उतना हल्का ये मामला था नहीं। ये बात मुझे तब समझ आई जब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रही हूँ। एक ऐसा दलदल जिसमें उतरना आसान था मगर निकलना शायद नामुमकिन। असल में मेरी अब तक शादी न होने के पीछे 2 बड़ी वजहें थीं। पहला, हमारा आर्थिक हालात। हम इतने अमीर नहीं थे कि दहेज का ढेर लगाकर रिश्तों को खरीद सके। और दूसरा, मेरा रंग रूप। मैं पढ़ी लिखी जरूर थी, मगर बहुत सुंदर नहीं थी। मेरे चेहरे में सादगी थी, पर मेरी आंखें गहरे और ब्राउन रंग की थी, कुछ अलग सी, जो अक्सर लोगों का ध्यान खींच लेती थी। मेरे लंबे काले बाल मेरी पर्सनैलिटी में एक खास नूर भर देते थे। लेकिन अक्सर यही सुनने को मिलता था, लड़की तो गोरी होनी चाहिए। और यही एक वजह बनकर हर रिश्ता दरवाजे से वापस लौट जाता। फिर भी इस बार मैंने फैसला किया, अगर रिश्ता आगे बढ़ाना है तो कम से कम मैं उस लड़के से एक बार मिल तो लूं। मैंने अपनी मम्मी के सामने धीरे से अपनी ख्वाहिश रखी, मुझे उससे एक बार मिलना है। मैंने मम्मी से साफ कहा, कम से कम एक बार उस लड़के से मिल तो लूं जिससे मेरी जिंदगी जुड़ने जा रही है। मुझे खुद जानना है कि वो इंसान कैसा है, क्या मैं उसके साथ पूरी उम्र बिता सकती हूँ या नहीं। मेरी बात सुनकर मम्मी थोड़ी असहज हो गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, बेटी, ये इतना आसान नहीं है। उसके पिताजी बहुत सख्त और संवेदनशील इंसान हैं।
उन्हें अपने बेटे को लेकर हर बात की चिंता रहती है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि कोई लड़की उनके बेटे से अकेले में बात करे। फिर उन्होंने थोड़ा झुंझलाकर कहा, कल वो दोनों, लड़का और उसके पिताजी, शाम को घर आ रहे हैं। जो कुछ पूछना हो, जो बात करनी हो, सबके सामने करना। लेकिन मैं तुझे अकेले में उससे मिलने की इजाज़त नहीं दूंगी। और मैं ये कैसे कह दूं उस लड़के के बाप से कि मेरी बेटी आपके बेटे से अकेले मिलना चाहती है। ये बात एक माँ के लिए कितनी अजीब होती है, तू समझ नहीं सकती। ये बातें तो लड़कों के लिए ठीक लगती हैं, लेकिन लड़कियों पर अच्छा नहीं लगता। मम्मी की बातों ने मेरे भीतर जैसे आग सी भर दी। मैंने झल्लाकर जवाब दिया, मम्मी, ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। लड़का हो या लड़की, दोनों को बराबर अधिकार होना चाहिए कि वे अपने जीवनसाथी को समझ सके, जान सके। क्या सिर्फ लड़कों को ही ये हक है कि वो लड़की पसंद करें और परखें? लड़की भी अपनी पसंद का हक रखती है। मेरी बातों से माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया, लेकिन मम्मी कुछ नहीं बोली। अगले ही दिन शाम करीब 4:30 बजे वो लोग हमारे घर आ पहुंचे। जब वो लोग हमारे घर आए और मैंने उस व्यक्ति को देखा जिसे मम्मी ने 58 साल का बुजुर्ग कहा था, तो मैं हैरान रह गई। वो तो किसी भी एंगल से बुरा नहीं लग रहा था। उम्र से कहीं ज्यादा जवान, चुस्त दुरुस्त और अच्छे लिबास में वो शख्स 47-48 साल का कोई स्मार्ट मर्द लग रहा था। उसकी चाल ढाल, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ बता रहा था कि वो उम्र के उस पड़ाव पर नहीं है जैसा मम्मी ने बताया था। असल में तो वो बाप बेटे कम और बड़े छोटे भाई ज्यादा लग रहे थे। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा असहज कर रही थी, वो ये कि लड़का तो शांत बैठा था, लेकिन उसके पिता पूरे घर में अपनी आंखें घुमाकर हर चीज का मुआयना कर रहे थे। उनकी नजरें दीवारों से लेकर मेरी चाल तक सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे रिश्ता उनके लिए हो, न कि उनके बेटे के लिए। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन मम्मी की बातों को सोचकर चुप थी। उन्हें लगता था कि मैं हर समय बस बहाने ही बनाती हूँ, नखरे दिखाती हूँ। ऐसे में कुछ कहने का साहस नहीं हो पा रहा था। घर से जाते वक्त जो हुआ, वो और भी अजीब था। मेरे होने वाले ससुर ने मेरे हाथ में 15,000 रुपये थमा दिए। उन्होंने बड़े स्नेह से मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, आज से तुम मेरी बेटी हुई। मैं तुम्हें बहू नहीं, बेटी बनाकर रखूंगा। मेरे बेटे को एक जीवन साथी चाहिए, और मुझे भी अब घर में किसी अपने की जरूरत है। उनकी बातें बड़ी तहजीब से भरी थीं, आवाज में नरमी थी, और अंदाज ऐसा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई औरत उनसे कभी तलाक लेना चाहेगी। लेकिन मेरा दिल अब भी उलझा हुआ था। मैंने अपनी मम्मी से साफ और सख्त लहजे में कह दिया, देखो मम्मी, अगर उस आदमी ने कभी मेरे साथ जरा भी बदतमीजी करने की कोशिश की, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। चाहे जो हो जाए, मैं सहन नहीं करूंगी। ये बात आप अभी से अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। जब मैंने अपनी मम्मी से अपने ससुर के व्यवहार को लेकर आशंका जाहिर की, तो उनकी प्रतिक्रिया ने मुझे भीतर तक हिला दिया। वो तेज लहजे में बोली, सीमा, तुम ये बात अच्छे से समझ लो कि तुम्हें अपने ससुर की इज्जत अपने पापा की तरह करनी होगी। ये आजकल की लड़कियों जैसी जबान चलाना मत शुरू करना, जो जरा सी बात पर नाराज होकर घर छोड़ आती हैं। अगर तुमने भी ससुराल में झगड़ा किया और वापस मायके आ गई, तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद होंगे। तुम्हें अब समझदारी से रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी तबीयत अब नखरे करने की नहीं है। माँ की इतनी सख्त और बेरहम बातें सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। मैं निशब्द रह गई, जैसे किसी ने मेरे मुंह से आवाज छीन ली हो। उस रात मैं सो न सकी। मेरे मन में कई सवाल, डर और उलझनें घूमती रहीं। लेकिन अगला दिन मेरे लिए और भी भारी था। दोपहर में मेरी बचपन की सहेली कविता मुझसे मिलने आई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में चिंता। उसने धीरे से कहा, सीमा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जिन लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है, उनके बारे में बहुत कुछ सुनने में आया है और सब कुछ अच्छा नहीं है। मैं चौंक गई और तुरंत पूछा, कविता, तुम उन्हें जानती हो? कविता बोली, हाँ, कल जब वो लोग तुम्हारे घर से निकल रहे थे, उसी वक्त मैं सड़क से गुजर रही थी। मैंने उन्हें देखा और एक नज़र में पहचान लिया। ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने पहले भी सुना था। कविता की बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जो डर मेरे मन में था, वो अब शक से हटकर सच्चाई की शक्ल लेने लगा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कविता की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे दिल पर जैसे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो। कविता ने फिर धीमी आवाज में कहा, सीमा, मुझे ये भी पता चला है कि उसकी डिवोर्स की असली वजह उसका बाप है। कुछ तो गड़बड़ है उस घर में। मेरे अंदर जैसे एक लहर सी उठी। मैंने कांपती आवाज में कविता से पूछा,
तुम्हें पक्का पता है कि उसके पिता की वजह से रिश्ते टूटे हैं? कविता बोली, अभी पूरी सच्चाई नहीं जानती, पर मैं पता करके बताऊंगी। लेकिन सीमा, सच कहूं तो उस आदमी को देखकर साफ लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जरूर वो कोई गलत हरकत करता होगा, जो बहुएं एक के बाद एक उसे छोड़कर चली जाती हैं। वरना सोचो ना, घर में सिर्फ वही दो लोग रहते हैं, बेटा और बाप। और जब तीन तीन औरतें एक ही कारण से रिश्ता तोड़ दे, तो कुछ तो काला है दाल में। फिर कविता ने एक और बात कही जो मेरे दिमाग में गूंजने लगी, सीमा, वो बूढ़ा है नहीं, सिर्फ कहलाता है। देख तो कितनी ताजगी और ताकत है उसमें। जिस तरह का लिबास और चाल ढाल है, उससे तो लगता है जैसे वो खुद दूल्हा बनने के लिए तैयार हो। अगर वो चाहे तो आज भी शादी कर सकता है। उसकी आंखों में कुछ और ही इरादे झलकते हैं। कविता की बातें मेरे दिल में जैसे बवंडर बन गईं। मेरा माथा भाना गया। मुझे लगने लगा कि शायद मेरी मम्मी भी मुझसे कुछ छुपा रही है, और मेरा होने वाला पति और उसका बाप दोनों मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं, कोई ऐसा सच जो मैं जान नहीं पा रही। मैंने जब माँ से इस बारे में बात की और शंका जताई, तो मम्मी नाराज हो गईं। सख्त लहजे में बोली, ईश्वर से डर बेटी, बुढ़ापा सब पर आता है। जैसे मेरे और तेरे पापा पर आया है, वैसे ही सब पर आएगा। क्या अब तू बुजुर्गों से नफरत करने लगी है? हम लोग के जमाने में लड़कियां समझदार होती थीं, चुपचाप ससुराल की इज्जत रखती थीं। आज की लड़कियों को तो तमीज ही नहीं। जरा सी बात हुई नहीं कि पूरा घर तोड़ देती हैं। मम्मी की बातें सुनकर मैं फिर चुप हो गई। मम्मी ने जब कविता को भी डांट दिया, तो मेरे दिल में कुछ और ही सवाल उठने लगे। मम्मी की सख्ती के बावजूद कविता ने मुझे एक और राय दी, देख सीमा, तुम खुद भी लड़के से बात कर ले। कम से कम शादी से पहले ये साफ कर लो कि उसकी पहली 3 शादियां क्यों टूट गईं। मैंने कविता से कहा, मम्मी ने तो मुझे सख्त मना किया है कि मैं शादी से पहले लड़के से मिल भी नहीं सकती। कविता थोड़ी चिढ़ते हुए बोली, अगर मम्मी ने मना किया है तो ठीक है, लेकिन शादी की पहली रात तुम सब कुछ क्लियर कर लेना। पूरी जिंदगी तुम्हें इसी इंसान के साथ रहनी है, तो अगर कुछ गड़बड़ लगे तो डिवोर्स लेकर घर वापस आना। कुछ बदनामी उठाकर अपनी जिंदगी को नर्क में मत बदलो। कविता की बातें मेरे मन में जैसे कांटे की तरह चुभ गईं। मुझे अब शादी का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। कार्ड छप चुके थे, रिश्तेदारों को बुलावा भेजा जा चुका था, और यह सब अचानक से मेरे लिए बहुत भारी हो गया था। मेरी माँ ने शादी को सादगी से करने का सोचा था, लेकिन फिर भी यह खबर सबको मिल गई कि मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हो रही है जिसकी 3 शादियां टूट चुकी हैं, और वह सब कुछ अपने बाप की वजह से हुआ था। ये सोचकर मुझे डर लगने लगा। मैं बार बार ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी जिंदगी को बचा लेना, मेरे घर को बचा लेना। मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने पति का दिल जीत सकूं और मेरी शादी टूटने से बच सके। और फिर वह दिन आया। मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली आई। शादी की पहली रात जब सुमित मेरे पास आए, तो उनके चेहरे पर एक गंभीरता और अपनापन दोनों ही झलक रहे थे। उन्होंने नर्म लहजे में कहा, सीमा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम इस घर की मालिकन हो। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मैंने इससे पहले 3 शादियां की थी और तीनों ही बार तलाक देना पड़ा। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो गलती तुम ना दोहराओ। मैंने सुमित की बात ध्यान से सुनी और थोड़ी उलझन में पड़ गई। मैंने साहस जुटाकर पूछा, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपको अपनी पत्नियों से अलग होना पड़ा? सुमित का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उनके चेहरे पर जैसे कोई पुरानी यादों का बोझ उतर आया हो। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे पिताजी को लेकर, खैर छोड़ो इन बातों को। मैंने उनसे आग्रह किया, नहीं सुमित, मुझे सब कुछ साफ साफ जानना जरूरी है। अगर मैं जान पाऊं कि वे कौन सी बातें थीं, तो शायद मैं वही गलतियां दोहराने से बच सकूं। सुमित ने मेरी आंखों में देखा और बोले, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बताऊंगा। पहले 4 दिन तक मैं तुम्हें सिर्फ समझना चाहता हूं, तुम्हारे स्वभाव, व्यवहार और तरीके को। उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा चौंक गई, मतलब तुम्हें मुझसे शादी करने की खुशी नहीं? सुमित ने मेरी बात को गंभीरता से लिया और बोले, सीमा, बात खुशी की नहीं है। मैं उस किस्म की औरतों से बहुत दूर भागता हूं जो हर वक्त शिकायतें करती हैं, छोटी छोटी बातों को तूल देती हैं। मैं एक सादा, प्यार भरा रिश्ता चाहता हूं। और हाँ, एक बात गांठ बांध लो, मेरे पिताजी के खिलाफ कोई भी बात मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरी पिछली पत्नियों की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने मेरे पिताजी पर सवाल उठाए, जबकि वे खुद रूपवती थीं, लेकिन रिश्ते निभाने के सलीके से अनजान रहीं। सुमित की बातें मेरे मन में हलचल पैदा कर गईं। सुमित की बातें सुनकर मैं थोड़ी देर तक स्तब्ध रह गई।
मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर धीरे से बोली, सुमित जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुमित ने मेरी बात अनसुनी करते हुए गहरी आवाज में कहा, देखो सीमा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, बस समझा रहा हूँ। तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में प्यार और शांति लेकर आओ। लेकिन एक बात साफ साफ समझ लो, मेरे पिताजी की इज्जत मेरे लिए सबसे ऊपर है। उनके बारे में कोई भी नेगेटिव बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो थोड़ा रुककर बोले, शायद यही गलती मेरी पहली 3 पत्नियों ने की थी, जो मैंने उन्हें पहले स्पष्ट तौर पर नहीं समझाया। लेकिन अब मैं सबक सीख चुका हूं और चाहता हूं कि तुम शुरुआत से ही जान लो कि मेरा सबसे बड़ा फर्ज अपने पिता को खुश रखना है। मैं अपने घर को फिर से बसाना चाहता हूं, लेकिन किसी भी कीमत पर अपने पिताजी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। इसके बाद सुमित ने धीरे से मेरी ओर देखकर कहा, अगर तुम मेरे पिताजी की इज्जत करोगी, उनका ध्यान रखोगी, तो वो तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानेंगे। और एक बात और, मेरे पिताजी के पास जितनी दौलत है, वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर खुशी दे सकते हैं। तुम्हारे घर की गरीबी मिट सकती है अगर तुम उन्हें खुश रखो। हमारी दौलत इतनी है कि अगर बैठकर भी खाओ तो खत्म न हो। बस एक ही बात याद रखना, मेरे पिताजी को कभी दुख मत देना। सुमित की बातों ने मेरे दिमाग में हलचल मचाना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा, अगर मैं अपने ससुर को खुश रख सकती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ, तो न केवल मेरी बल्कि मेरे परिवार की जिंदगी भी बदल सकती है। मेरी छोटी बहन भाइयों के लिए भी खुशियों का दरवाजा खुल सकता था, और मेरे मम्मी पापा, जो हमेशा छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते रहते थे, उन्हें भी बेहतर जिंदगी मिल सकती थी। सब कुछ इतना मुश्किल नहीं था, बस मुझे अपने ससुर को पिता जैसा मानना था और उनका सम्मान करना था। मैंने सुमित से ये वादा किया कि मैं हमेशा उनके पिताजी का सम्मान करूंगी, और मुझे यकीन दिलाया कि उनके पिताजी को कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। सुमित मेरी बातों से खुश हो गए और उन्होंने मेरे हाथ में एक शानदार हीरे की अंगूठी पहनाई। यह अंगूठी देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी और सुंदर थी। सुमित मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें पता है ये अंगूठी मुझे किसने दी है? मैंने झिझकते हुए पूछा, कैसे पता होगा मुझे? मैं तो अभी आपकी जिंदगी में आई हूँ। सुमित ने कहा, यह अंगूठी मेरे पिताजी ने दी है। ये बहू को पहली रात पहनने के लिए है। इससे पहले भी जब मेरी 3 पत्नियां आई थीं, तो मेरे पिताजी ने उन्हें भी ऐसी ही अंगूठी दी थी। लेकिन जब डिवोर्स हुआ, तो मैंने उनसे वह अंगूठी वापस नहीं ली। डिवोर्स के बाद भी मैंने उन तीनों को इतना पैसा दिया कि वे अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकती थी। सुमित की बातों ने मुझे और भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। सुमित ने कहा, हमने कभी भी किसी इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं की है, ये बात ऊपर वाला जानता है। लेकिन हमारे समाज में एक नियम बन चुका है कि औरतों का हमेशा साथ दिया जाता है, क्योंकि औरतें मासूम और मजलूम होती हैं। हालांकि सुमित की ये बातें मुझे बहुत गहरे तरीके से प्रभावित नहीं कर रही थीं, बल्कि मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। सुमित ने अपनी तीनों पत्नियों के बारे में जो बातें कहीं, उनका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन एक बात मुझे झटका दे गई। उन्होंने मेरे पिताजी पर जो घटिया तोहमत लगाई थी, उसे सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे ये सब सुनकर कोई खास टेंशन नहीं हो रही थी, बल्कि मुझे खुशी हो रही थी कि सुमित के लिए अपनी पहली पत्नियों से कोई प्यार या हंसी मजाक नहीं था। मैंने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं अपने पति की हर बात मानूंगी और अपने ससुर का खूब ख्याल रखूंगी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे ससुर अंदर आ गए। उनके हाथ में एक ट्रे थी, जिसमें दूध के 2 गिलास रखे हुए थे। ये देखकर मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ससुर इस तरह से आएंगे। सुमित जल्दी से उठकर खड़े हो गए और बोले, पिताजी, आपने क्यों परेशानी उठाई? आप मुझे आवाज दे देते, मैं खुद आ जाता। मेरे ससुर मुस्कुराते हुए बोले, ये दूध तुम दोनों जरूर पी लेना। सोने से पहले दूध पीने से सारी थकान उतर जाती है। इसके बाद उन्होंने एक गिलास खुद उठाया और कमरे से चले गए। सुमित ने दरवाजा बंद किया और दूध का गिलास खिड़की से बाहर गिरा दिया। मैंने सुमित से पूछा, तुमने अपना दूध क्यों फेंक दिया? सुमित ने जवाब दिया, असल में मुझे दूध पसंद नहीं है। दूध पीने से मुझे परेशानी होने लगती है, लेकिन जब पिताजी मुझे दूध देते हैं, तो मैं उनका दिल रखने के लिए उसे ले लेता हूँ। फिर मैं दूध खिड़की के नीचे रखे कटोरे में डाल देता हूँ, और बाहर एक बिल्ली आती है और वह उसे पी जाती है। तुम बेफिक्र होकर दूध पी सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुमित की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा, और ऐसा लगा जैसे वह मुझे कुछ छुपा रहे हों। मैंने कई बार पूछा, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया,
फिर मैंने भी चुप रहना बेहतर समझा। आज हमारी सुहागरात थी और मैं नहीं चाहती थी कि किसी बेवजह की बात से सुमित का मूड खराब हो। सुमित ने पूरी रात मुझे अपनी मोहब्बत में डुबो कर रख लिया। मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही थी कि इतने प्यार करने वाले पति को छोड़कर आखिर तीनों लड़कियां क्यों चली गई थीं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सुमित बिस्तर पर नहीं थे। शायद वह बाथरूम में थे, क्योंकि पानी गिरने की आवाज आ रही थी। अभी मैं बेड से उठने वाली ही थी कि तभी मेरे ससुर दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैं अभी भी अस्त व्यस्त कपड़ों में थी। मैंने जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा उठाया और उसे अपने कंधे पर डाला। मेरे ससुर की यह हरकत मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं चुप रही, क्योंकि मैं अभी एक रात की दुल्हन थी और कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। इसके अलावा वह मेरे पति के पिता थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे पिताजी को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देना। मेरे ससुर ने आगे बढ़कर मेरे सिर पर एक लाल रंग की चुन्नी डाल दी और कहा, बेटी, ये बहुत शुभ है। शादी का तुम्हारा पहला दिन है, इसे संभाल कर रखना। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कि वह अपनी दूसरी बहू को भी यह चुन्नी देने आए थे, लेकिन उसने उसे लेने से मना कर दिया था और कमरे से निकाल दिया था। फिर मेरे ससुर ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम बहुत सुलझी हुई और संस्कारी लड़की लगती हो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बेटे को बहुत खुशी दोगी। इतना कहकर उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया। मैं तो बिल्कुल चौंक गई। हालांकि जब कोई अपने बच्चों को आशीर्वाद देता है तो वह उनके माथे को चूमता है, लेकिन मुझे यह हरकत अजीब लगी। 2 दिन बीत गए और मेरी शादी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। हालांकि मेरे ससुर की एक बात मुझे बहुत अजीब लगने लगी थी। वह हर समय मेरे पास रहते थे और बिना किसी खास कारण के मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते रहते थे। वह अक्सर बहाने से मुझे अपने पास बुलाते और मुझसे बातचीत करने का प्रयास करते। मेरे ससुर की इस तरह की अति ध्यान देने वाली हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थीं। कभी कभी जब मैं और सुमित पास बैठकर बात कर रहे होते तो मेरे ससुर अचानक आ जाते और सुमित को काम के बहाने उठाकर बाहर भेज देते। ऐसा लगता था जैसे वह मेरी और सुमित की निजता को परेशान कर रहे थे। अगर सुमित यही सब करते तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि वह मेरे पति थे। लेकिन सुमित तो शादी के दूसरे दिन से ही अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। मैं अब घर की पूरी देखभाल में जुटी रहती थी, क्योंकि इस घर की मालकिन अब मैं ही थी। हर चीज को ध्यान से संभालना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। हालांकि एक बात थी जो मुझे बहुत अजीब लगती थी। मेरे ससुर हमेशा अपने कमरे में ताला डालकर रखते थे। जब भी सोने का वक्त आता तभी ताला खोलते और अंदर जाकर सो जाते। मुझे लगता था कि उनके कमरे की सफाई भी की जानी चाहिए। इस पर मैंने एक दिन सुमित से पूछा, सुमित, तुम्हारे पिताजी कमरे में ताला क्यों डाल कर रखते हैं? मैं सोच रही थी कि पिताजी के कमरे की सफाई भी कर दूं। सुमित ने थोड़ा परेशानी के साथ कहा, यह मेरे पिताजी की पुरानी आदत है। वह अपने कमरे में किसी को नहीं आने देते, यहाँ तक कि मुझे भी कभी अपने कमरे में नहीं आने दिया। तुम बाकी घर की सफाई करो, पिताजी के कमरे को छोड़ दो। काम वाली बाई ने भी मुझे बताया था कि वह अपने कमरे की सफाई किसी को नहीं करने देते। शादी को 2 महीने हो गए थे, लेकिन मेरे ससुर का रवैया वैसा ही था। वह हमेशा अपने कमरे में ताला लगाकर रखते थे। हम रोज घर की सफाई करते थे, फिर भी गंदगी बनी रहती थी और ससुर जी के कमरे की सफाई तो कई सालों से नहीं हुई थी। एक दिन मैंने सुमित से कहा कि ससुर जी के कमरे की सफाई तो होनी चाहिए। सुमित ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम पिताजी से इजाजत ले लो, अगर वह कहते हैं तो कमरे की सफाई कर देना। सुमित की इजाजत मिलते ही मैं ससुर जी के कमरे में चली गई। आज दरवाजा खुला हुआ था तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर कदम रखा। कमरे में मेरी नजरें जैसे ही घूमी, मुझे हैरानी हुई। पूरे कमरे में लेडीज कपड़े बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप का सामान और कुछ चूड़ियां पड़ी थीं। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि मेरी सास तो यहाँ नहीं थी। फिर ससुर जी के कमरे में महिलाओं का सामान क्यों रखा हुआ था? जब मेरे ससुर ने मुझे देखा तो वह घबराए हुए दिखे। उन्होंने जल्दी से कहा, अरे बहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चलो बाहर चलते हैं। फिर वो मुझसे कहते हुए बाहर जाने लगे, मुझे चाय पीनी है, चलो अदरक इलायची वाली चाय बना दो। मैंने कहा, ससुर जी, चाय तो विमला बना रही है, आप जाकर चाय पी लीजिए। तब तक मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ, देखिए कितना सामान बिखरा पड़ा है। ये सुनकर मेरे ससुर और भी ज्यादा घबराए और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आए।
वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी बाहर ले आए और दरवाजा बंद कर दिया। ससुर जी बोले, बहू, मैं अपने कमरे की सफाई खुद ही रोज कर लेता हूँ। तुम चलो, हम दोनों बालकनी में बैठकर चाय पीते हैं। देखो ना, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। अब जब वह खुद ही सफाई से मना कर रहे थे तो मैं जोर कैसे डालती। मैं चुपचाप बाहर आ गई। थोड़ी ही देर में विमला चाय लेकर आ गई। मैं मन मारकर चाय पीने लगी, लेकिन मन में कुछ खटकने लगा। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। अगले दिन मेरी पुरानी सहेली कविता का फोन आया। उसने बातों ही बातों में कहा, सीमा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ससुर किसी गलत धंधे में हैं। हो न हो, वो लड़कियों का व्यापार करते हैं। सोचो खुद, तुम्हारे पति की 3 शादियां हुई और आज तक उन औरतों का कुछ अता पता नहीं। वो कहाँ से आई थी, कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं मालूम। जरूर कुछ बड़ा राज है। कविता की बातें सुनकर मेरे अंदर भी शंका का बीज उगने लगा। मुझे लगने लगा कि कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है और वो राज शायद मेरे ससुर के बंद कमरे के भीतर छिपा है। वो सारे कपड़े मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। साफ था कि वे सब किसी लड़की के थे। मन में एक भयानक ख्याल आया, कहीं मेरे ससुर किसी लड़की को कमरे में बंद करके तो नहीं रखते। शायद उनके साथ कुछ गलत करते हैं और फिर उन्हें कहीं भेज देते हैं। ये सोचते ही मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। अगर ऐसा सच था तो इस घर में मेरी खुद की भी जान खतरे में थी। मैंने ठान लिया कि अब चाहे जो हो, मैं इस राज से पर्दा उठाकर रहूंगी। अगर मेरे ससुर किसी गलत काम में पाए गए तो मैं खुद पुलिस को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करवाऊंगी। इसके बाद मैंने ससुर जी पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक रात की बात है, जब मैं पानी पीने के लिए रसोई की तरफ गई, तभी देखा कि ससुर जी के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी और कमरे से किसी लड़की के रोने की धीमी सी आवाज आ रही थी। ये सुनकर मेरा कलेजा कांप उठा। मेरे कदम अपने आप उनके कमरे की ओर बढ़ गए। मैंने धीरे धीरे पास जाकर दरवाजे के बाहर से झांकने की कोशिश की, मगर अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रोने की आवाज भी अचानक शांत हो गई थी। मैं दरवाजा खटखटाने ही वाली थी, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। कहीं ऐसा न हो कि मेरे ससुर नाराज हो जाएं और मेरी शिकायत सुमित से कर दे कि मैं रात में उन्हें परेशान कर रही हूँ। मैं चुपचाप वहीं खड़ी रही, कान लगाए ये सुनने की कोशिश करती रही कि आवाज फिर से आती है या नहीं। मगर अब पूरा कमरा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मेरे ससुर ने भी कुछ देर बाद कमरे की लाइट बंद कर दी। मैं भी चुपचाप अपने कमरे में लौट आई, लेकिन पूरी रात बेचैनी में कटी। नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर थी। दिल में कई सवाल थे, मगर किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। खासकर सुमित से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उन्हें कुछ बताती तो शायद वे भी मुझे बाकी लड़कियों की तरह ही समझते जो उनके पिताजी पर इल्जाम लगाने लगी थी। एक दिन की बात है, मैं रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक गर्म तेल की छींटें मेरे हाथ पर गिर गईं। दर्द से मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी आवाज सुनते ही ससुर जी दौड़े चले आए। मुझे इस हाल में देखकर घबरा गए और तुरंत पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी नज़दीकी मुझे बहुत असहज कर रही थी। मैंने धीरे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। वह मुझे रसोई से बाहर ले गए और स्टोर रूम में एक सोफे पर बिठा दिया। फिर फुर्ती से बर्फ लेकर आए और मेरे हाथ पर लगाने लगे। लेकिन जिस तरह से वो मेरे पास बैठे थे, वो हद से ज्यादा नजदीक था। मुझे घुटन सी महसूस होने लगी। एक बहू और ससुर के बीच एक मर्यादा होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए, और वह सीमा मेरे ससुर ने लंघ दी थी। मैंने झट से अपना हाथ खींचा और बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चली गई। पीछे से ससुर जी की आवाज आती रही, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। अपने ससुर की हरकतें मुझे अंदर ही अंदर बहुत गलत लगती थी, मगर मैं अब भी चुप थी, शायद इसलिए कि मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। मैं हर दिन अपने ससुर पर नजर रखती कि कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिसे सुमित के सामने रखकर सच्चाई साबित कर सकूं। लेकिन अब तक कुछ हाथ नहीं आया था। एक दिन ऐसा हुआ कि सुमित को घर लौटने में बहुत देर हो गई। आमतौर पर वो रात 8 बजे तक घर आ जाते थे, लेकिन आज रात के 10 बजने को थे और उनका कोई अता पता नहीं था। उनके पास घर की दूसरी चाबी थी, तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ सकते थे। फिर भी मैं बेचैनी से उनका इंतजार करती रही। मैं ड्राइंग रूम में इधर उधर टहल रही थी। उधर ससुर जी अपने कमरे में जा चुके थे, मगर कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। तभी अचानक मेरा ध्यान उनके कमरे की ओर गया। मुझे लगा जैसे वहां से फिर किसी लड़की के सिसकने की धीमी आवाज आ रही हो। मैं थिठक गई। पहले तो हल्की सी रुलाई सुनाई दी, लेकिन कुछ देर बाद एक तीखी चीख गूंज उठी, जैसे कोई दर्द से तड़प उठा हो। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें थम सी गई हों। मेरी धड़कन तेज हो गई और शरीर सुन्न पड़ने लगा।
अब यकीन हो चला था कि उस बंद कमरे में कोई राज छुपा है, कोई ऐसा सच जो बहुत डरावना है। मेरे ससुर के कमरे से हेल्प हेल्प की आवाजें अब साफ सुनाई देने लगी थी। मेरी सहनशक्ति की सीमा अब पार हो चुकी थी। मैं दौड़कर उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंची और जोर जोर से पीटने लगी, मगर दरवाजा नहीं खुला। अंदर से अब भी किसी के रोने की सिसकियां सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत डरा हुआ हो। जब दरवाजा नहीं खुला तो मैंने खिड़की की ओर रुख किया और पूरी ताकत से एक धक्का मारा। खिड़की के पट झटके से खुल गए। सामने जो दृश्य था उसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। एक लड़की कमरे के एक कोने में सहमी बैठी थी, उसका चेहरा घुटनों में छुपा हुआ था और वह फूट फूट कर रो रही थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से कमरे के भीतर कूद गई और सीधे उस लड़की की ओर बढ़ी। ठीक उसी समय सुमित भी घर पहुंचे थे। उन्होंने मुझे खिड़की से कमरे में जाते देखा तो वह भी दौड़कर उधर आए। अब मैंने अंदर से दरवाजा खोल दिया। कमरे में अब सन्नाटा था, मेरे ससुर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं उस रोती हुई लड़की के पास पहुंची और उसे सहेजने लगी, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने अपना चेहरा उठाया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित भी सन्न रह गए। वह कोई अनजान लड़की नहीं थी, वह खुद मेरे ससुर थे, पूरी तरह एक औरत के रूप में सजे हुए, शादी का जोड़ा पहने, चेहरा मेकअप से ढका हुआ, बालों में गजरा और गहनों से लदे हुए। हम दोनों अवाक खड़े रह गए। उस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मेरे ससुर ने खुद को बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजा रखा था। चेहरा पूरी तरह से मेकअप से ढका हुआ, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, मांग में सिंदूर और गहनों से लदी हुई एक ऐसी छवि जो किसी को भी भ्रमित कर दे। वह लड़की जैसी आवाज में कुछ असमझे शब्द बोल रहे थे और सिसक सिसक कर ऐसे रो रहे थे जैसे उन पर कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो, जैसे किसी ने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई हो। ये सब देखकर सुमित की आंखें भी भर आईं। उन्होंने अपने पिता को इस हालत में कभी नहीं देखा था। वह भागकर उनके पास पहुंचे और उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक मेरे ससुर बेहोश हो चुके थे। सुमित उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि सुमित के पिताजी मानसिक रूप से गहरे तनाव में हैं। वह बहुत सालों से कोई गहरी चोट अपने दिल में दबाए हुए हैं, जिसका असर अब उनके दिमाग पर पड़ने लगा है। फिर सुमित ने मुझे अपने अतीत की एक कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरी आंखें भी नम हो गईं। सुमित ने बताया कि वह और उनकी एक बहन थे। बहन उनसे 4 साल बड़ी थी। उनकी मां का निधन तब हो गया था जब वे दोनों बहुत छोटे थे। उनके पिताजी ने कभी दूसरी शादी नहीं की, बल्कि दोनों बच्चों को माँ और बाप बनकर पाला। उन्होंने कभी हमसे कोई कमी नहीं होने दी। समय बीतता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए। मेरी बहन की शादी तय हो चुकी थी। उस दिन उसका विवाह था। वह एक दुल्हन की तरह सजी संवरी अपने कमरे में बैठी थी और बारात आने ही वाली थी। घर में हर कोई तैयारियों में व्यस्त था और डीजे की तेज आवाज से माहौल गूंज रहा था। उस रात अचानक कुछ डाकू हमारे घर में घुस आए। शायद वे किसी वारदात के बाद पुलिस से बचने के लिए छुपने की जगह तलाश रहे थे। वे करीब 5 लोग थे और सीधे मेरी बहन के कमरे में जा पहुंचे, जहां उस वक्त मेरे पिताजी भी थे। वे अपनी बेटी के पास बैठे उससे बातें कर रहे थे, उसका मन बहला रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वह उनकी जिंदगी से दूर जाने वाली है। शायद वो अपनी बेटी के साथ बिताए आखिरी पलों को हमेशा के लिए संजो लेना चाहते थे। लेकिन तभी वह भयावह घटना घटी। डाकुओं ने मेरे पिताजी को जबरदस्ती बाथरूम में बंद कर दिया और मेरी बहन के साथ वहशियाना हरकत की। मेरी बहन चीखती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन बाहर शादी की धुनों और शोरगुल के कारण किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। डाकू अपनी दरिंदगी करके भाग निकले। जब मेरे पिताजी किसी तरह बाहर निकले और उन्होंने अपनी बेटी की टूटी हालत देखी, तो उनके होश उड़ गए। वह मंजर ऐसा था जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। वह पल इतना भयावह था कि मेरे पिताजी ने चीख मारकर होश खो दिए थे। कोई भी पिता अगर अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को इस तरह असहाय देखे, तो उसके लिए वह सदमा जीवन भर का होता है। हमने तुरंत मेरी बहन को अस्पताल पहुंचाया, मगर वह शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से इतनी टूट चुकी थी कि डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए। इस घटना ने मेरे पिताजी के मन और मस्तिष्क पर गहरा असर डाला। हालांकि धीरे धीरे वह सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन अंदर से वह पहले जैसे नहीं रहे। वह पूरी तरह से टूट चुके थे। समय के साथ उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा और डॉक्टरों ने भी कह दिया कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उन्हें कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। जब मैंने ये सब बातें सीमा को बताईं, तो उसके मन की सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। अब सब कुछ साफ हो गया था। पिताजी के दिल में कोई बुरा इरादा नहीं था।
जब वह सीमा के पास आते थे या उसे स्नेह देते थे तो वह दरअसल अपनी मरी हुई बेटी को उसमें देख रहे होते थे। उन्हें सीमा में अपनी बेटी की परछाई दिखाई देती थी, इसलिए वह बार बार उसके पास आकर उसका ध्यान रखते थे। शायद मेरी पहले की तीनों पत्नियों ने भी इस स्नेह को गलत समझा और उसे अलग अर्थों में लिया, जैसे सीमा के मन में भी शुरू में शक पनपा था। पिताजी की मंशा कभी गलत नहीं थी, बल्कि वह एक टूटा हुआ दिल लिए बेटी को खो चुके पिता थे जो अपनी बहू में उस खोई हुई ममता और रिश्ते की झलक ढूंढते थे। यहाँ तक कि जब वह कभी मुझे सीमा के पास से हटा देते थे तो शायद उनके दिमाग में ये डर बैठा होता था कि कहीं फिर कोई डाकू उनकी बेटी को नुकसान न पहुंचा दे, और उस भ्रम में वह मुझे ही संदिग्ध समझ बैठते थे। अपने किए पर सुमित को गहरा पछतावा हुआ। उसने दुखी मन से मुझसे कहा, मैंने उन तीनों पत्नियों के साथ बहुत नाइंसाफी की। अगर मैं पहले ही पापा की हालत को समझ जाता और उनका इलाज करवाता तो शायद उन बेचारी लड़कियों की जिंदगी तबाह न होती। सुमित ने माना कि अगर उस रात मैंने साहस न दिखाया होता और खिड़की से अंदर जाकर सच्चाई से पर्दा न उठाया होता तो ये रहस्य कभी उजागर नहीं होता। अब हमारे ससुर जी का इलाज एक अच्छे मानसिक अस्पताल में चल रहा है और डॉक्टरों ने उम्मीद जताई है कि नियमित देखभाल और सही दवाओं से उनकी हालत में सुधार आ सकता है। यदि आपको ये कहानी भावुक और सीख देने वाली लगी हो तो कृपया कमेंट जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।